Topic of the discussion is the comparison of different random sampling techniques. अभी तक जो हमने सैम्पलिंग टेक्निक्स पढ़ी हैं वो रैंडम है, और रैंडम में भी हमने 3 डिफरेंट टेक्निक्स को अभी तक डिस्कस किया है. एक सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है, और फिर उसके बाद सिस्टमेटिक सैम्पलिंग है. तो लेट्स हैव ए क्लियर डिस्कशन ऑफ देयर कंपैरिजन. किस मौके पे कौन सी टेक्निक अप्लाई करनी चाहिए, किसका क्या मेरिट है, किसके क्या डीमेरिट है. तो सबसे पहले मैं इनकी ज़रा डिस्टिंक्शन आपके सामने कर देता हूँ. सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हम रैंडमनेस को यूज़ करते हैं. रैंडमनेस का लेवल काफ़ी हाई होता है क्योंकि हर सैम्पलिंग यूनिट का हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इंक्लूजन इन द सैंपल पहले से पता होता है, नंबर 1. नंबर 2, उनकी प्रोबेबिलिटी बराबर भी होती है. सैम्पलिंग यूनिट 1 की प्रोबेबिलिटी ऑफ इंक्लूडिंग इन द सैंपल is equal to this probability of sampling unit number 2 of including in the sample. जबकि स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में हम जो रैंडमनेस कर रहे हैं वो भी काफ़ी हाई लेवल की है. यहाँ पे भी हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इंक्लूडिंग इन दिस सैंपल वो पहले से पता होती है, बराबर नहीं होती लेकिन हमें पहले से पता होती है. सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में भी प्रोबेबिलिटी का हमें पता ज़रूर होता है, लेकिन क्योंकि हमने पहले उसको सॉर्ट किया है तो सॉर्ट करते वक्त उनकी जो प्रोबेबिलिटी की कैलकुलेशन है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है. यानी ये लेवल वो नहीं रहता, रैंडमनेस की लेवल की बात कर रहा हूँ, जो हमारे पास सिंपल रैंडम सैम्पलिंग या स्ट्रेटिफाइड में होता है. तो हम ये कह सकते हैं कि जो रैंडमनेस लेवल है वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में हाई है, वाइल इन दी सिस्टमेटिक सैम्पलिंग इट इज़ एट मॉडरेट लेवल. अच्छा, उसके बाद नंबर 2 के ऊपर जो क्राइटेरिया इनकी डिस्टिंक्शन में आता है कि वो पॉपुलेशन को सेगमेंटेशन करती है, पॉपुलेशन को डिवाइड करती है विद रिस्पेक्ट टू देयर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. लाइक पॉपुलेशन में अगर जेंडर मौजूद है, पॉपुलेशन के मार्क्स की डिस्टिंक्शन मौजूद है, पॉपुलेशन में अगर एम्प्लॉयज़ की सेटिस्फेक्शन डिफरेंट लेवल की मौजूद है, तो ये जो सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं क्या इन सेगमेंटेशन को रिकग्नाइज करती हैं, क्या इनको एंटिसिपेट करती हैं? तो इसका जवाब बड़ा आसान है. अगर आपको इनकी डेफिनेशंस इस वक्त जहन में हैं तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती. प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग 1 यूनिट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन 2nd यूनिट एंड 3rd यूनिट. तो इसमें किसी किस्म की सेगमेंटेशन को ना तो एंटिसिपेट किया जाता है ना ही हम यूज़ करते हैं. वाइल स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में यस, we do segment the population with respect to certain criteria, number 1, and number 2, we anticipate the available subset in the sample. अच्छा, इस तरह करने से हमें फ़र्क क्या पड़ता है, फ़ायदा क्या होता है? वो ये है कि हम तमाम सबसेट की रिप्रेजेंटेशन अपने सैंपल में देख लेते हैं. सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग में भी हम पॉपुलेशन के अंदर अगर कोई क्लासिफिकेशन, अगर कोई सबसेटिंग मौजूद है तो उसको ना सिर्फ हम रिकग्नाइज करते हैं बल्कि हम उसको यूटिलाइज भी करते हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि पॉपुलेशन डिवीजन जो है वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में अवेलेबल नहीं है, वाइल इन स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग यस इट इज़ अवेलेबल, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग यस इट इज़ अवेलेबल. अच्छा, एक बहुत ज़्यादा ख़तरा जो सैम्पलिंग में हमारे सामने आता है कि क्या ये सैंपल बायस तो नहीं हो गया. ये बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरह अगर मैं आपको कहूँ कि मैंने एक क्लास में से एक सैंपल सेलेक्ट करना है, क्लास में मेल भी मौजूद हैं, क्लास में फीमेल भी मौजूद हैं, और सैंपल लेट से मैंने 5 स्टूडेंट का सैंपल सेलेक्ट करना है, और क्योंकि मैं खुद मेल हूँ इस वजह से मैंने सारे मेल सेलेक्ट कर लिए. तो अब ये मेरा सैंपल जो है वो एक बायस्ड सैंपल की तरफ चला गया, वो उसमें रैंडमनेस ख़त्म हो गई जबकि मेरी अपनी चॉइस उसमें आ गई. तो बायसनेस का वर्ड जो प्योर स्टैटिस्टिकल वर्ड है, अगर मैं इसकी आम लफ्ज़ों में ट्रांसलेट करूं तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मेरी अपनी चॉइस, मेरा अपना क्राइटेरिया उस सिलेक्शन में शामिल हो गया तो मैंने अपने सिलेक्शन में बायसनेस इंट्रोड्यूस कर दी है. सो जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में बहुत लो लेवल की बायसनेस होती है
क्योंकि सारे सैम्पलिंग यूनिट की प्रोबेबिलिटी बराबर होती है, तो लिहाजा उसमें बायसनेस का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन इसकी बायसनेस बहरहाल सिस्टमेटिक सैम्पलिंग से तो ज़्यादा ही है। तो एक अगर मैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का आपस में कंपैरिजन करूं, तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में बायसनेस का लेवल बहुत कम है, क्योंकि हमने ऑलरेडी उनके जो सेगमेंट्स हैं उनको डिवाइड कर लिया हुआ है। हमारे सामने सारे जो सबसेट्स हैं वो मौजूद है, और हर सबसेट में से अलहदा अलहदा हम सैंपल को सेलेक्ट कर रहे हैं। एंड द सेम इज़ ट्रू फॉर द सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में भी हम उनके जो सबसेट है वो एंटिसिपेटेड भी हैं और रिकग्नाइज भी हैं, हम उनको यूज़ भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे उनका यूजेज का लेवल उस तरह का नहीं है जिस तरीके से हम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में करते हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि जो बायसनेस के रेफरेंस से अगर मैं तीनों सैम्पलिंग मेथड को आपस में कंपेयर करूं, तो मेरे पास आ जाएगा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, इसमें बायसनेस का लेवल लो है, इतना ज़्यादा नहीं है। बहरहाल ये रैंडम सैम्पलिंग है, तो रैंडम सैम्पलिंग में तो बायसनेस नहीं होती। दूसरे नंबर के ऊपर स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है, ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से भी कम बायस्ड है। और जो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग है वो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग से ज़्यादा है, लेकिन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से इसमें बायसनेस का लेवल फिर भी लो है। एक आम तरीके से अगर मैं इसको कंपेयर करूं इन तीनों मेथड्स को, तो सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग सबसे आसान है। हमने 3 स्टेप में सारी सैम्पलिंग कर ली, हमने उसको अरेंज किया, और आजकल क्योंकि कंप्यूटर अवेलेबल है तो अरेंजिंग या सॉर्टिंग कोई इतना बहुत बड़ा मसला नहीं है, सिर्फ क्राइटेरिया डिफ़ाइन करने की देर है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि वो क्राइटेरिया हम कुछ गलत सेलेक्ट कर लें, लेकिन क्राइटेरिया कौन सा होना चाहिए इसके ऊपर हमारी स्टैटिस्टिक्स की किताबें बिल्कुल खामोश है। तो ये हमने जो इम्पॉर्टेंट बात है कि हमने इनको अरेंज करना है, सिर्फ सॉर्ट करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस में, कि सबसे पहले लोएस्ट और सबसे एंड के ऊपर हाईएस्ट। जबकि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में ऐसी कोई सॉर्टिंग नहीं होती, हमने होमोजेनाइटी का ख्याल रखना होता है। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिट डिफ़िकल्ट टू असेस कि किस चीज़ को मैं होमोजेनस कहूँगा और किस चीज़ को होमोजेनस नहीं कहूँगा। जेंडर के मामले में तो होमोजेनाइटी को असेस करना कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, सबको पता चल जाता है कि ये मेल है और ये फीमेल है। लेकिन अगर मैं एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन को एक होमोजेनाइटी का क्राइटेरिया रखूँ, तो ज़रा मुश्किल हो जाता है कि ये बंदा सेटिस्फाइड है या ये बंदा सेटिस्फाइड नहीं है। लॉयल्टी के रेफरेंस से अगर मैं उनकी होमोजेनाइटी को कैलकुलेट करना चाहूँ, तो मेरे लिए ये मसला हो जाएगा कि इसको कैसे असेस किया जाए। सो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग सिस्टमेटिक सैम्पलिंग के रेफरेंस से ज़रा मुश्किल लेवल है, क्योंकि इसमें जो जिस क्राइटेरिया को यूज़ करते हुए हम ग्रुपिंग करते हैं, जिस क्राइटेरिया को यूज़ करते हुए हम सबसेटिंग कर रहे हैं, वो क्राइटेरिया को असेस करना बाज़ औक़ात हमारे लिए मसला हो जाता है। जबकि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में तो हम सबसेटिंग कर ही नहीं रहे होते, लिहाजा ये सबसे आसान है मेथड इसको यूज़ करना। लेकिन फिर उसके साथ इसके डीमेरिट आ जाते हैं कि अगर हमारी पॉपुलेशन में कोई सबसेट मौजूद है, तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग तो उनको रिकग्नाइज ही नहीं करेगी, और पॉसिबल है कि हमारा जो रिजल्टेंट सैंपल है वो इतना ज़्यादा बायस हो कि वो कंप्लीट पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट ही ना कर रहा हो, और ऐसा अक्सर होता है। आई होप आई कुड मेक माई सेल्फ अंडरस्टूड।